को राष्ट्रवाद की प्रज्वलंत धार, अशोक पाठक जी जहां उत्तर प्रदेश से तुम आए वहीं से ये आए, लेकिन वो क्रांति की मशाल मेरठ की दिल में रही। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे, जहां पागल अंधेरों की जरासी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। मैं पहला काव्य पाठ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, श्रद्धेय पिताश्री। 1 मिनट में बीच में बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे घुटने सलामत हैं, उनके घुटने सलामत हैं। वो उस पीढ़ी के प्रतिनिधित्व हैं जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। हम तो बात बात पे घुटने टेक रहे हैं आज। हमारे घुटने नहीं घिसेंगे तो किसके घिसेंगे? मैं माननीय करुण जी के सम्मान में क्षमा चाहते हुए दिनकर जी का जिक्र आया और दिनकर जी की पीढ़ी के प्रतिनिधि के तौर पर आप मौजूद हैं। 4 पंक्ति दिनकर जी की जो नारा बन गई थी अंग्रेजों के खिलाफ भी, और बाद में 74 मूवमेंट में भी जेपी मूवमेंट का नारा बन गई थी, उनकी 2 पंक्तियां और उसके साथ 4 पंक्तियां कुल। अब होश करो दिल्ली के देवों होश करो, अधिक दिन ये मोहनी न चलने वाली है। अब होश करो दिल्ली के देवों होश करो, अधिक दिन ये मोहनी न चलने वाली है। होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी अब फिर आग उगलने वाली है। समय की रथ का घर घर नाच सुनाई पड़ता है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बहुत अच्छे मित्रों, सचमुच मेरा ये बड़ा सौभाग्य है, एक पंक्ति में ही बोलकर शुरू होता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर जी के अक्षर पुत्र की उपाधि मुझे नालंदा में दी गई उनके पुत्र के द्वारा। उनके साथ सबसे ज्यादा रहने वाले कवियों में जो 2 लोग जीवित बच गए, उनमें एक छोटा सा कवि मैं भी हूं। यही राष्ट्रकवि सोनलाल द्विवेदी और श्यामनारायण पांडे जी के साथ पढ़ने वाले हम 2 ही कवि बचे हैं, बाकी तो भगवान ने अपने पास बुलाए। यहाँ मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, धर्मवीर जी से लेकर। ये जब डिबेट बोलते थे, पता नहीं मुझे पुत्र मोह होता था, शिष्य मोह होता था, या इनका वक्तव्य इतना श्रेष्ठ होता था कि मैं इन्हें प्रथम ला देता था। और ये प्रथम आते। एक आपके अनिल जी लोढ़ा हैं, एक शैलेश लोढ़ा भी हैं, तारक मेहता। उसकी शिकायत हमेशा ये रहती थी कि आप विनीत को क्यों लिखते हो, डिबेट ये फर्स्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी में, मेरी लिखो। मैंने उसे बताया भाई एक ही लिखी है, कभी नहीं लिखता मैं उसकी, विनीत की। उसकी बहन लिखती है, पर अनिल उस शैलेश को भी एक बार लिख दी, उस बार वो फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। ऐसे बहुत सारे शिष्य मेरे हैं, पर एक शिष्य का परिचय कराकर मैं कविता शुरू करूंगा, क्योंकि आज के अवसर पर जो आजादी का अमृत महोत्सव समापन की ओर है, शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है। मेरे जीवन का पहला छात्र, कविता से ही शुरू करूंगा ये बात भी। जब मैं तिजारा सर्विस में गया और पहले ही दिन पहली कक्षा में गया, तो गांव का एक छात्र खड़ा हुआ और उसने कहा साहब आप कवि बताए। मेरी उम्र कुल 18.5 वर्ष थी, तब मैं इंग्लिश अध्यापक हो गया। बाद में तो मैंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों में एमए किया, और ये लंबी कथा है। तो उस बच्चे ने कहा साहब आप कवि बताए। मैंने कहा हाँ भाई साहब, हमारी एक कविता का अर्थ बता दो। पहला दिन कक्षा में और नया नया अध्यापक। मैंने कहा बोल बेटा। तो उसने कहा भूमि सुता जिनकी पत्नी फिर राम महीपति कैसे कहाए। भूमि सुता धरती की बेटी सीता जी, जिनकी पत्नी है राम, वो मही माने पृथ्वी के पति भी कैसे कहाए। माँ बेटी के पति कैसे हो सकता है एक आदमी। तो मैं चक्कर तो खा गया एक बार, लेकिन मैं डिबेटर था, बेस्ट डिबेटर ऑफ इंडिया का स्वर्ण पदक भी मेरे पास था। इसलिए मैंने उसे अलंकारों में उलझा दिया। उस लड़के को, गांव का लड़का, मैं उसका परिचय इसलिए देना चाहता हूं। वो मेरे जीवन का प्रथम शिष्य है, अमर सिंह यादव। वो यहाँ है, वो एक बार खड़ा हो जाए। वो मेरे से भी बड़ा दिखता है। पहले तो ये देखो, ये गुरुजी हैं कि शिष्य हैं। अमर सिंह जी खुद बूढ़े हो लिए। एक बार तालियां बजा दी। अमर सिंह जी भी लगभग 75-80 साल के हो चुके हैं। बैठो ज्यादा देर में तो आपके तो घुटने खराब हो लेंगे। अब मैं 1 मिनट में पिताजी आपको रोक रहा हूँ। पूजा कपिल जी कल जयपुर थी, परसों दिल्ली थी, तो इन्होंने कार्ड पढ़ा फेसबुक पे जो मैंने डाला था, तो उनका पिताश्री का नागरिक अभिनंदन है। मैं भी उन्हें पुष्पगुच्छ देना चाहती हूँ। मैं आपसे आग्रह करूंगा पिताजी काव्य पाठ शुरू करें। एक पुष्पगुच्छ उन्हें हमारे प्रवीण भैया उन्हें दे दीजिए। ये वो लाए हैं, चलिए साथ में। अच्छा शॉल भी लाए हैं वो, चलिए खुद ही तैयारी से आई है इसका मतलब जी।
ताकि काव्य पाठ शुरू हो सके। जी, आप इस नागरिक अभिनंदन का आप भी स्वागत कर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने प्रदान की है पूजा जी ने, धन्यवाद। अब काव्य पाठ शुरू और अगले कवि तक। मेरे साथ ये अच्छा सौभाग्य है, एक तरफ ये पूजा है तो इधर श्वेता है, ये दोनों ही बेटियां। यहाँ एक बार 6, 7, 8 MLA 9 बने, उसमें 5 मेरे स्टूडेंट थे, कोई कांग्रेस में भी थे, इधर बीजेपी में। तो लोग कहते ये बड़ा अच्छा आपका सौभाग्य है, पर मैं राजनीति में गया नहीं। यहीं से अपनी रचना शुरू करता हूँ मित्रों। अभी 1 सप्ताह पहले मध्य प्रदेश में भोपाल में एक कवि सम्मेलन हुआ है, फेसबुक आदि पर आपने देखा। वहाँ की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मेरी कविता पूरी की पूरी वहाँ जो पढ़ी, उसी को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। वहाँ की मंत्री भी मेरी कविताएं पढ़ती हैं। ये कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई। जी, आजादी, ऐसा नहीं है कि हम पूज्य महात्मा गांधी के विरुद्ध हैं, वंदनीय हैं वो। उनके योगदान को छोटा करना आजादी के लिए, ये देशभक्ति नहीं होगी, कम से कम ईमानदारी भी नहीं होगी। बहुत बड़ा योगदान था उनका, परंतु केवल बिना खड्ग बिना ढाल नहीं मिली आजादी, ये बात ठीक नहीं है। बलिदान हुए, फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर भगत सिंह आदि सब बुलाने पड़ेंगे। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। इस आजादी का मोल न पूछो। मंगल पांडे से शुरू करूं या मेरठ के गलियारों से? वाह। मंगल पांडे से शुरू करूं या मेरठ के गलियारों से? हाहाकारों से शुरू करूं या हरर बम के नारों से? वाह। स्वातंत्र समर की वो गाथा गानी तो मुझको होगी ही, तो क्यों ना इसको शुरू करूं भारत माँ के जयकारों से। बहुत अच्छे, वाह। शुरू करूं भारत माँ के जयकारों से। जय। कितने सिर इसकी भेंट चढ़े, उनकी गिनती या तोल न पूछो। वाह। कितने सिर इसकी भेंट चढ़े, उनकी गिनती या तोल न पूछो। इस आजादी का मोल न पूछो, इस आजादी का मोल न पूछो। नहीं मिली हमको आजादी भाषण की भरमारों से, और नहीं मिली हमको आजादी भांति भांति के नारों से। महंगा मोल चुकाया हमने, लाखों प्राण चढ़ाए थे। बहनों ने भाई भेंट किए, माओ ने लाल खपाए थे। वाह वाह। बहनों ने भाई भेंट किए, माओ ने लाल खपाए थे। घर घर मरघट बन गया अरे, जौहर की ज्वाला धधक उठी। नरमुंड लुढ़कते फिरते थे, खप्पर ले घूमी रणचंडी। वाह वाह। दुश्मन ने अपनी तलवारें शोणित में जी भर धोई थी, और महलों की वासी ललनाएं धरती पर भूखी सोई थी। महलों की वासी ललनाएं धरती पर भूखी सोई थी। इस स्वतंत्रता की वेदी पर क्या क्या वारा तुम और न पूछो। इस आजादी का मोल न पूछो, इस आजादी का मोल न पूछो। एक चित्र देखिएगा। सन सनन सनन, सन सनन सनन उस ओर झमकती गोली थी। सन सनन सनन, सन सनन सनन उस ओर झमकती गोली थी, और छाती पर उनको झेल रही उस ओर गरजती टोली थी। वाह। सन सनन सनन, सन सनन सनन उस ओर झमकती गोली थी, छाती पर जिनको झेल रही उस ओर गरजती टोली थी। दुश्मन की प्यासी तलवारें शोणित को जब अकुलाती थी, गर्दन पहली तो कटी नहीं, दूजी तब तक बढ़ जाती थी। लोहे की प्यासी तलवारें शोणित को जब अकुलाती थी, गर्दन पहली तो कटी नहीं, दूजी तब तक झुक जाती थी। कितने बैरी ने भून दिए, कितने ज्वाला में कूद गए, तोपों के मुंह से बांध बांध कितने दुश्मन ने भून दिए। एक चित्र देखिए, सिर कटा, एक सिर और धड़ अलग अलग हो जाते हैं। धड़ पड़े उछलते एक तरफ, धड़ पड़े उछलते एक तरफ, शोणित के फूटे फव्वारे, और भारत की जय मुंडों से गूंज रहे नारे। धड़ पड़े उछलते एक तरफ, शोणित के उछले फव्वारे, भारत की जय मुंडों से गूंज रहे नारे। दुश्मन ने अब देखिए, जो आज उठाए फिरते हैं झंडे निशिदिन अपने कर में, जो आज उठाए फिरते हैं झंडे निशिदिन अपने कर में, मंचों पर चीख मारते हैं आजादी दिलवाई हमने। मंचों पर चीख मारते हैं आजादी दिलवाई हमने। पूछो उनसे किसके सिर पर नंगी तलवारें नाची थी, पूछो किनकी खोपड़ियों पर बरछी पैनी की जाती थी। वाह वाह। पूछो किनकी खोपड़ियों पर बरछी पैनी की जाती थी।
जो जेलो ये देख कांपता कैसे था भय से ये शून्य खगोल न पूछो, इस आजादी का मोल न पूछो, इस आजादी का मोल न पूछो। मित्रों, एक रचना सुनाकर अपना स्थान लूंगा, जिसके कारण ही देश भर में थोड़ा बहुत जाना गया। वो देश में अपने तरह की अकेली कविता है, अभी तक तो लिखी नहीं किसी ने। कुछ 4-6 कविताएं मेरी ऐसी हैं जो देश में किसी ने नहीं लिखी, वो अब भी अकेली ही है। मोर्चों से पत्र, अखबार, रेडियो, टीवी सब कह रहे थे कि सैनिकों ने मोर्चे से चिट्ठियां भेजी। किसी ने कहा लौट कर आऊं, मेरी लाश को उलट पुलट कर देखना, एक भी गोली दुश्मन की पीठ पर नहीं होगी, छाती में धसी मिल सकती है। किसी ने कहा बहन के हाथ पीले करो, पैसे भेज रहा हूं, बीमार पिता को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पैसे भेज रहा हूं, आदि आदि आदि। मैं सोचता रहा क्या सारी चिट्ठियां मोर्चे से आई होंगी? एक भी चिट्ठी घर वालों ने नहीं लिखी होगी अपने सैनिक बेटे को। विनीत ने भी बहुत पैसे कमाए, इंग्लैंड तक घुमाए एक कविता के बल पर, सैनिक की चिट्ठी लिख करके। इसने भी सैनिक की चिट्ठी लिखी। मेरे पहले शिष्य हरिओम पवार ने भी यही लिखा। मेरे बदमाश शिष्य कुमार विश्वास ने भी इसी तरह की रचना लिखी। मैं जानबूझकर उसे प्यार से बदमाश चेला कहता हूं, ये मेरी चेलों की बड़ी लंबी श्रृंखला है। लेकिन ये अकेली कविता है मित्रों। इस देश में एक बुढ़िया माँ है सैनिक की, उसकी पत्नी है जिसकी गोद में पहला ही बच्चा है दूध पीता हुआ, बूढ़े पिता हैं, छोटी अनब्याही बहन है। ये सब मिलकर एक चिट्ठी उस सैनिक को भेजते हैं जो मोर्चे पर लड़ रहा है। वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और देखिए कहां से बात कहां तक जाएगी। मैंने लिख दी, पूरे जीवन में मैंने 2 काम नहीं किए, ये कहकर तुरंत शुरू होता हूं। एक तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता देश का कवि और संयोजक। मैंने पूरे जीवन में 69 वर्ष हो गए आज मुझे मंचों पर कविता पढ़ते हुए, मैंने हिसाब लगाया, एक बार भी मैंने ये नहीं कहा ताली बजाओ और आशीर्वाद दो। जीवन में कोई नहीं कह सकता ऐसा। मैं शायद देश में हम 2 ही लोग हैं जिन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन लिख दी मैंने तो ये। दूसरे चरण तक आते आते अपनी आंखों से इन सीपियों से, उन मोतियों को गिरने से रोकने की कोशिश करके देखना रोक सको तो एक चिट्ठी और सारा घर। अम्मा ने खत लिखा चाव से, रोते पीटते नहीं लिखती हमारी माताएं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। घर परिवार कुशल है बेटा, गांव गली में मंगल है। घर परिवार कुशल है लाला, गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहां अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है, ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, यहां अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। धवल धवल बर्फ की चादर पर तू लोहू से जय हिंद लिखाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। अब वो प्राण पद पढ़ रहा हूं। एक चिट्ठी सारा घर। छुटकी छोटी बहन, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से। वाह। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। अम्मा लिखती है मेरी
मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह इसी से उसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली, तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूसरा जाना। और अंत में है, देखिए, आपके राजस्थान को एक गर्व है जिसने इस घटना को पहली बार अंजाम दिया था। अजान एक जगह है भरतपुर की तरफ, वहां यह घटना घटी थी, पूरे देश में आज तक घट रही है। और लाडले अम्मा अंत में लिखती है, और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, जहां शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, यहां शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और उधर संसार चकित है, ये भी हुआ था, और उधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। और उधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो ऐसा करतब करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कर जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कहना नहीं पड़ा कि अच्छी कविता के लिए तालियां कैसे बजाई जाती हैं। अभी अनिल भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि हम लोगों ने तो बहुत घुटने टेके हैं, तालियों की भिक्षावृत्ति की है, पुरानी पीढ़ी ने स्वाभिमान को जिंदा करा। यह शुभ लक्षण है कि कवि सम्मेलनों में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये आने वाले युग की शुभ सूचना है। आपको बहुत प्रणाम करता हूं। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। महेश भैया 2 लाइन आपकी वर्दी को सौंप रहा हूं। यहां सैनिक सीखता है, क्या है राजस्थान, यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वीर के बलिदान को, मैं उदयपुर में था, बड़े अखबार ने कवि सम्मेलन कराया, एक बेटा शहीद हो गया, उसकी बूढ़ी मां आई लाठी टेकते हुए, गुजर सर सम्मान दिया जा रहा था उसे। किसी ने कहा मां 80 साल की हो गई, इकलौता बेटा था, सीमा पे बलिदान हो गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, लग कैसा रहा है। जो उस मां ने जवाब दिया, मैं फिर कह रहा हूं, आप शायद तालियां इस पूरे आकाश भर बजा दें। उस मां ने कहा, हां खो दिया इकलौता बेटा, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से। अगली लाइन उस मां के लिए उठे जिसने अपने बेटे इस देश पर न्यौछावर किए। माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। यह हिंदुस्तान की माएं बोलती हैं, यह सैनिकों का शौर्य बोलता है। हमारे पास एक भूतपूर्व सैनिक बैठा हुआ है। यदि पुरुष विधवा होता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता जैसा राम बाबू गडरिया, सॉरी गडरिया कहते तो पिस्तौल निकाल लेंगे महेश भाई साहब। राम बाबू गडरिया था एक चंबल में, ये राम बाबू सिकरवार है, बस ये समझ के तुझे छोड़ा जा रहा है, वरना पहली मुठभेड़ पुलिस के सामने तुम्हारी सूचना ही जा रही होती धौलपुर के पास में। ये धौलपुर से आए हैं, भिंड मुरैना चंबल का इलाका है, वहां से आए हैं। मेरे से कह रहे थे भाई साहब मैं भी सेना में गया था। मैं कहता तेरा चेसिस देख के तो लग नहीं रहा। कल करगल में हो गए थे मेरे जैसे भी कई विकलांग भर्ती, ये भी हो गया उसमें लाइन में, अग्निवीर उस समय के चले होंगे, उसमें इसका भी भर्ती हुआ। वहां जाके पहुंच गया, रोज भाई बिलांद नाप नाप के टिक्कड़ खावे, मस्त थोड़ा मोटा हो गया। ये अचानक करगिल की लड़ाई छिड़ गई। कर्नल ने कहा ऐसा है अब तू चल उधर की तरफ। कहना नहीं सर मेरे को तो छुट्टी चाहिए, मम्मी की तबीयत खराब, बकवास करने की जरूरत नहीं है, टिक्कड़ खा रहा है, 10-10 रोटी खा रहा है, लड़ाई करनी पड़ेगी। कहना सर मम्मी की तबीयत खराब है। कहना अच्छा चल कोई चमत्कार कर दे, कोई बहादुरी का काम कर दे। अगला गया,
कहला क्या करूं सर? कहला तुमका एक टैंक लेके आ, चल तेरे को छुट्टी नसीब। ये आया, कहला लो सर टैंक। कर्नल का दिमाग खराब हो गया। कहला साले हमने बोफोर्स तोप लगा रखी है, एक बंदूक नहीं लेके आए, तू कैसे लेके आया? कहला भाई तू लेके कैसे आया? कहला सब उनको छुट्टी चाहिए होती, हम भी दे देते हैं कभी ऐसे एक आध टैंक। वो बहादुर आदमी यहां बैठा हुआ है, भोला इतना है, मैं सही बता रहा हूं आपको। कोई लड़की देख के मुस्कुरा भरदेश की तरफ, बच्चों के नाम सोचना शुरू कर देता है। तकदीर इतनी खराब है कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ जाए तो भी साड़ी जंग खलक जाए उसके ऊपर। बस एक ही काम अच्छा है इसका, इसने धौलपुर के चंबल के इलाके में वृक्षारोपण के लिए एक संस्था चला रखी है, वहां सघन अभियान के लिए आप ताली बजा सकते हैं। बस मेरे से परसों मिला, कहना भाई साहब वृक्षारोपण भी कोई अच्छी चीज नहीं है। अभी मेरे को वहां के एसएचओ ने दिन भर थाने में बैठा के रखा वृक्षारोपण के चक्कर में। अरे मैं वृक्षारोपण के चक्कर में तो कैसे पकड़ लिया? जो बारीक बात जिसने कही आपके समझ में आ जा, ताली बजाना, वरना तो इसको खुद बजाएंगे हम। मैं कहा वृक्षारोपण में कैसे तेरे को पकड़ लिया? कहना भाई साहब यही बात मैं थानेदार को शाम तक थाने में समझाता रहा, गांजे का पेड़ भी तो पेड़ ही होता है। हास्य का अद्भुत पैरोडीकार कवि राम बाबू सिकरवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई राम बाबू सिकरवार आ जा। हाँ, मां वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं, यशस्वी मंच को प्रणाम करता हूं। दद्दू ने ऐसी कविता पढ़ दी थी, माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया था। मैं भी सोच रहा था कि मैं पहुंचूंगा तो मेरे लिए माहौल होना चाहिए। भाई ने वही काम किया है, आप उसमें मत रहना इनकी बातों में। बहुत अच्छे कवि हैं, श्रेष्ठ संचालक भी हैं। वो एक बच्चे ने तो बोल दिया था अभी जब बालकनाथ जी बैठे थे कि मैं आया हूं। बच्चे बहुत तेज होते हैं साहब। हमारे विनीत भैया वीर रस के कवि हैं, लेकिन हास्य रस में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, संचालक भी बहुत बड़े हैं। मेरी पहली मुलाकात हुई इनसे, मजे लेना आप। मैं हंसने हंसाने के लिए खड़ा हूं और हास्य के सम्राट यहां विराजमान है, उनकी अगवानी कर रहा हूं। मुझे तालियां देंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। पहली बार मेरी भाई साहब से मुलाकात हुई, इनका एक बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा विनीत भाई आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। बोले सिकरवार ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा भाई साहब ये भतीजा तो बेटा कहां है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। ठोको तालियां जोर से। भाई साहब अंदर गया, उम्र में बड़ा हूं, कविता में ये बड़े हैं, मैं 62 का हूं, ये 60 के 58 के, और ये हम सबसे बड़े हैं। और दद्दू यहां विराजमान है। बहू आई, बड़े वाला बेटा आ गया। संस्कार बहुत अच्छे हैं क्योंकि कविता का काम शुरू से ही चला आ रहा है। दादाजी हैं तो फिर कविता तो बच्चे, तो वो आई, वो बगल में बैठ गया साहब, बड़े वाला आके बोला ताऊ जी नमस्ते। ये मेरी बगल में ही थे। मैंने कहा खुश रहो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा ताऊ जी 8वीं क्लास में पढ़ता हूं। मैंने कहा बेटा 8 पंजे, लड़का बोला 90। अब हंसना और तालियां भी बजाना। मैंने कहा भाई साहब होश में आओ, लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, आप देश के बड़े कवि हैं, सारी दुनिया आपको देखती है, लाइव देखती है। लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी आप शाबाशी दे रहे हैं। ये बोले भाई साहब इसमें बहुत सुधार है। अब बात समझ में आया था, ढंग से तालियां बजाना। बोला भाई साहब इसमें बहुत सुधार है, कल ये 8 पंजे 150 बोल रहा था, ये धीरे धीरे 40 पे आ जाएगा। आप भी धीरे धीरे तालियों पे आ जाइए। मैं शुरू होना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बहुत कम समय के लिए आपके बीच में हूं, पैरोडी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। ईमानदारी से कहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। आप जितने लोग दुसाले ओढ़कर बैठे हैं उतार दें। मैंने राजनीति से यहां से निकाला है। आपने बेकार के फिल्मी गीत सुने होंगे जिनका कोई मतलब नहीं, उनकी धुनी मैंने ली है और आप तक बात पहुंचाता हूं। सुनिए, कोरोना का बहुत मामला फंसा हुआ था हमारे बीच में। सबसे ज्यादा दुखी कोरोना में कवि लोग ही हुए। बाहर का खाना खाते थे, होटलों में रहते थे। भाई साहब मेरा तो हाजमा खराब हो गया। मैं वहां से शुरुआत करता हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मस्ती लिए। 2 साल बाद हम हंसी और ठाकों में आए हैं। मुस्कुराने के लिए, हंसाने के लिए आपके बीच में हूं, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत हैं। हाँ, तो इसलिए निवेदन करना हूं, सुनिएगा कि जब से आया कोरोना, थोड़ा बढ़ा दे। भाई ने मेरी पूरी स्ट्रक्चर की बात कह दी, फिर भी नहीं बढ़ा रहा है, नहीं तो अगला कार्यक्रम मेरी स्मृति में ही होगा। जब से आया कोरोना हुआ चालू रोना धोना, घर पड़े रहे निठल्ले बस खाना पीना सोना। जब से आया कोरोना सब बंद काम धंधे। सरदार जी आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए
क्योंकि एक सरदार मेरे यहां बैठे हैं दूसरे। सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, पड़े पड़े घर अकेले, बेकार हुए बंदे, बेहाल सारी दुनिया, बेहाल सारी दुनिया। ये मेरी कुंडली में है, जब मैं कविता पढ़ता हूं चाय वाला आता ही है, और इसको कुछ बोल भी नहीं सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए, इसके लिए भी तारीफ बजा दीजिए आप। सब बंद काम धंधे, मंडी बाजार मंदे, पड़े पड़े घर अकेले, बेकार हुए बंदे, बेहाल सारी दुनिया, बेहाल सारी दुनिया, हुआ त्रसित कोना कोना, घर पड़े रहे निठल्ले, बस खाना पीना सोना, जब से आया कोरोना, हालत बिगड़ रही थी, बीबी झगड़ रही थी, पैसे लाओ आना जाना बंद, हालत बिगड़ रही थी, बीबी झगड़ रही थी, मैंने मांजे खूब बर्तन, वो फिर भी रगड़ रही थी, हालत बिगड़ रही थी, बीबी झगड़ रही थी, मैंने मांजे खूब बर्तन, वो फिर भी रगड़ रही थी, तो मैं गिड़गिड़ा के बोला, मैं गिड़गिड़ा के बोला, सॉरी डार्लिंग माई मोना, घर पड़े रहे निठल्ले, बस खाना पीना सोना, जब से आया कोरोना। अंतिम पंक्तियां हैं, पूरा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। अंतिम, बाहर का खाना पीना, हम चटोरे हो गए ना खा के बाहर, आपको भी आई होगी कि नाश्ता वास्ता बंद हो गए सारे। बाहर का खाना पीना छूटा कई महीना, होटल का ढाबे का खाना पीना छूटा कई महीना, बिन चाट पकौड़ी के जीना भी क्या कोई जीना, बिन चाट पकौड़ी के जीना भी क्या कोई जीना, तो सपने में दिख रहे थे, जितनी शेष तालियां रह गई सब दे देना मुझे, सपने में दिख रहे थे भल्ले बड़ई के दोना, घर पड़े रहे निठल्ले, बस खाना पीना सोना, जब से आया कोरोना। कविता खत्म, तालियां बजाइए। अब मैं आता हूं साहब अपनी औकात में पूरी पे। धौलपुर वास्तव में भाई साहब ने सही कहा है, धौलपुर चंबल के किनारे पर बसा हुआ वो शहर है जहां से पूरे देश में डकैत सप्लाई किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं साहब, डाका तो मैं डालूंगा लेकिन आपके दिलों पर, आपके मनों पर। एक अच्छी सी पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं। दादा ने कवि सम्मेलन की शुरुआत इतनी अच्छी कर दी, क्योंकि वो लास्ट के कवि थे और शुरुआत उन्होंने कर दी, तो मेरे लिए भी, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं एक अच्छी पैरोडी उनकी उपस्थिति में सुनाता हूं, उसके बाद आता हूं, फिर 5-7 मिनट आपके बीच में सुनिएगा जी। काश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग यानी जन्नत, और वो जन्नत में 70 वर्षों बाद प्राप्त हुई विनीत भाई। तब मैं एक पैरोडी अच्छी देता हूं आपको, सुनिएगा। कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है, आतंकवादियों को, अब देखना चाहता हूं देश के लिए और तिरंगा के लिए आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है, आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, घर में घुस के मार कर, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। तो साहब, धरती को, कश्मीर की धरती को जन्नत, स्वर्ग कहा जाता है। मैंने वहां से एक पैरोडी आप तक पहुंचाई, सुनिए। कि जन्नत पाई है जन्नत पाई है, रिदम में मेरे साथ साथ, कि जन्नत पाई है जन्नत पाई है, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, खुशी ये चौतरफा छाई है, जन्नत पाई है जन्नत पाई है। अब आकर के हमने पूरा
पूरी जन्नत पाई। हटा के 370 धारा एक कर दिया भारत सारा। नहीं चलेगी अब मनमानी, गुंडे मांग गए सब पानी। गुंडे मांग गए सब पानी। अब कहीं पत्थर नहीं फेंकेंगे, आतंकी भी नहीं दिखेंगे। दिखा दिया है सबको आईना, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना। आपकी तालियां कम जरा है। भौंकता रह गया दुष्ट चाइना। खत्म हो गया सब हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला। जो करते रबड़ी के कुल्ला, अब न मिले उनको रसगुल्ला। मिलकर खाएंगे, मिलकर पिएंगे, मिलकर खाएंगे, मिलकर पिएंगे, और हम सब मिलकर जिएंगे। जन्नत पाई है, ये जन्नत पाई है जन्नत। मैं गांव में रहता हूं साहब, किसान का बेटा हूं। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात कर रहा है। मैं किसी दल का नहीं हूं, किसी भी दल का नहीं हूं। आज की रात सिर्फ आपके दिल का हूं। तो मैं कहता हूं किसान का बेटा हूं। मेरे यहां भी कुछ भ्रष्टाचार होते हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं। बात सुनिएगा, कोई पार्टी से लेना देना नहीं, बस आनंद और ठाकुर में रहिए आप। सुनिएगा कि मनरेगा की मजदूरी माला माल खा गए। वाह। मनरेगा की मजदूरी माला माल खा गए। सरकारी योजना को मकर जाल खा गए। सरकारी योजना को मकर जाल खा गए। राशन का गेहूं तेल, मैं किसान का दर्द परोस रहा हूं आपको। राशन का गेहूं तेल जो निर्धन के लिए था, राशन का गेहूं तेल जो निर्धन के लिए था, निर्धन के लिए था, उसको भी मिलके डीलर और दलाल खा गए। उसको भी मिलके डीलर और दलाल खा गए। तो चौतरफा गंदगी है, पता नहीं कहां से मुड़ जाऊं, आप तो तालियां बजाइएगा। चौतरफा गंदगी है।